माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 36 आज हम करने वाले हैं और ये वर्कशीट 26 ऑफ सितंबर 2020 की वर्कशीट है, जिसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के अलग अलग जो चरण है वो हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ नया टॉपिक कि कलाकारों की क्या भूमिका थी, महिलाओं की क्या भूमिका थी, संसद कैसे बनाई जाती है जर्मन में, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। राज्य की दृश्य कल्पना आप सारे लोग करते होंगे, जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं। आप लोग भी इमेजिन करते होंगे कई बार आंखें बंद करके कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। ऐसे ही जो हमारे कलाकार होते हैं, चाहे वो चित्रकार हो गए, चाहे वो कवि हो गए, वो बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं और वो अपनी कल्पना से किसी को भी स्वरूप दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो कवि पोयम लिखते हैं, पोइट लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, मेघ आए बन के ठन के सवर के। ये कविता आपने पढ़ी होगी। तो वो मेघों को भी इंसान की तरह कल्पना करते हैं, फूलों को भी इंसान की तरह कल्पना करते हैं। इसी तरह जो कलाकार थे, उन्होंने राष्ट्रवाद को यानी देशभक्ति की भावना जगाने के लिए भी अपने कलाकार रूप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। वो कैसे किया यहाँ पे बताया गया है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। कलाकारों ने क्या किया, जो चित्रकार थे उन्होंने देश को, राष्ट्र को एक इंसान के रूप में चित्रित करना प्रारंभ किया कि जो देश है वो एक व्यक्ति है, पुरुष है, महिला है, एक व्यक्ति के रूप में उसको चित्रित करना प्रारंभ किया। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज में देश को यानी राष्ट्र को महिला का स्वरूप दिया गया, एक महिला की मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। मतलब हम जिस माता की या जिस स्त्री की को देश के रूप में प्रदर्शित कर रहे थे, वास्तव में वो कोई नहीं है, बस उसको स्वरूप दिया। और किसने स्वरूप दिया? कलाकारों ने दिया। क्यों दिया? जिससे लोग कल्पना कर सके कि हमारा देश का ये स्वरूप है, हमारे देश की ये संस्कृति है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भारत हमारी माता है, तो भारत माता कोई एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसको इसलिए माता कहा जाता है जिससे सब लोग कनेक्ट कर पाएं और सब लोग, पूरे भारत के लोग अपने आप को उसकी संतान समझ सकें। इसी तरह से यूरोप में भी ये चीज़ें हुई थी। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी जो उनके विचार थे, जो वो कल्पना कर रहे थे कि हमारा देश होगा, हम आज़ाद होंगे, तो उसको एक मूर्ति का रूप, एक स्वरूप देने के लिए ऐसा किया जाता था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। जो एक स्त्री की छवि थी वो एक देश को रिप्रेजेंट करने लगी, ठीक है। और उसका फिर उन्होंने नामकरण भी किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया। यानी फ्रांस में जिसको उन्होंने एक स्वरूप दिया और कहा कि ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है ये स्त्री, उसको नाम उन्होंने क्या दिया? मरियाना दिया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, यानी लोगों के जो विचार थे उसको प्रदर्शित किया। और ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको एक इमेज दिखाई गई थी और उस इमेज से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो इमेज क्या था? वो भी क्या था? कल्पना थी। एक कवि की, एक चित्रकार की एक कल्पना थी कि आज़ाद होगा तो कैसा होगा देश। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया क्या था? जो जर्मन राष्ट्र को एक स्त्री के रूप में रिप्रेजेंट किया, एक स्वरूप दिया, उसका नाम क्या रखा इन्होंने? जर्मेनिया रखा। आगे देख लेते हैं। अब बात आती है फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास में बोला जाता है। तो फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? यहाँ पे आपको एक घटना दर्शाई हुई है, मैं पहले उसको पढ़ के बताती हूँ, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जनरल नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। यानी जर्मन इलाके के राजनीतिक संगठन कौन थे? जो अलग अलग राजनीतिक संगठन थे, उन सब ने मिलकर कलेक्ट हुए। कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा हुए और वहाँ पे जाके उन्होंने जो वहाँ की असेंबली थी वहाँ पे ये प्रयास किया कि हम लोग यहाँ पे मतदान करेंगे और मतदान जनता के आधार पर हम लोग मतदान करेंगे। मतलब एक तरह से लोकतंत्र को बनाने की कोशिश की जा रही थी। 18 मई 1848 को
831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। मतलब पहले उन्होंने खुद ही, जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भाग लिया, उसमें से चुने हुए 831 प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने गए, जो राजनीतिक संगठनों ने डिसाइड किया कि हाँ हाँ इस पर्सन को चुना जाना चाहिए, वो सब एक जुलूस के साथ, सजे धजे जुलूस के साथ गए और वहां पे जाकर संसद में बैठ गए। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित थी। चर्च का नाम क्या था? चर्च का नाम था सेंट पॉल, जहाँ पे ये संसद को बनाया गया था, आयोजित किया गया था। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। साथ में उन्होंने कहा कि इसके लिए एक संविधान होना चाहिए और संविधान का एक प्रारूप मतलब एक खाका तैयार किया कि संविधान के अंदर ये नियम कानून होने चाहिए। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। मतलब बोला गया कि राजा तो रहेगा, राजा तो शासन करेगा, लेकिन जो राजा है वो भी संसद के अधीन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि राजा ने कोई फैसला दे दिया उसे संसद को मानना पड़े, वरन राजा को भी संसद का डिसीजन मानना पड़ेगा। राजा होगा लेकिन कानून किसका चलेगा? संसद का चलेगा। और संसद में कौन होंगे? संसद में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलम चतुर्थ को ताज पहनने का पेशवर की तो उन्होंने अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा में विरोधी थे। तो यहाँ पे जब जिस राजा को कहा गया कि आप ताज पहन लीजिए और आपको लेकिन संसद के अधीन रह के काम करना होगा, तो उन्होंने क्या किया? अस्वीकार कर दिया कि भाई मुझे राजा नहीं बनना, और जाके वो अपोज में बैठ गए कि कोई राजा क्यों चाहेगा कि वो अपनी सारी पावर संसद को दे दे? क्यों चाहेगा? जिसकी सत्ता चली आ रही है इतने समय से, वो क्यों चाहेगा आखिरकार? तो कुछ जो राजा इसके विरोध में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लोग अपोज में बैठे हुए थे, तो ये राजा भी जाके विरोधी दल में बैठ जाते हैं कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। अब जो कुलीन वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, इन और जो सेना था, सैनिक था, और जो राजा थे, उन लोगों का विरोध बढ़ गया। यही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। तो संसद जो कल्पना की थी वहाँ पे ये क्या बढ़ता है? कमजोर पड़ जाता है। संसद में मध्य वर्गों का प्रवाह अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। तो संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था। मध्य वर्ग यानी जो मध्य वर्ग, पढ़ा लिखा मिड वर्ग था, उसका प्रभाव ज्यादा था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांगों का विरोध किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो जनता थी वो भी दो भागों में बट जाती है। एक मध्यम वर्ग, ठीक है, और मध्यम वर्ग का सपोर्ट था संसद को, लेकिन जो गरीब तबका था, जिनके हकों की बात होनी चाहिए, उनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इस मध्यम वर्ग ने भी उनके हक का सपोर्ट नहीं किया। तो ये जो गरीब वर्ग था ये पीछे हट जाता है, विरोध में खड़ा हो जाता है। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। और जो ये परिकल्पना चल रही कि संसद गठित हो जाएगी और ये सारा जो चल रहा था, उसको सैनिकों को बुला के सब कुछ भंग कर दिया जाता है। तो इस तरीके का जो प्रयास किया गया था कि अपने आप जनता इकट्ठा हुई, प्रतिनिधि चुने गए, इसमें महिलाएं भी आती हैं, वहाँ महिलाएं भी भाग लेती हैं। तो ये जो प्रयास था, भले वो उस वक्त भंग कर दिया, लेकिन आगे चलकर इसी प्रयास की वजह से आप देखते हैं कि सब देशों में अपनी संसद और संविधान बना हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। तो महिलाओं का योगदान, अगर महिलाओं की बात करें तो किसी भी देश में राष्ट्रवाद में महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है, बस महिलाओं को सामने से दिखाया नहीं जाता। अगर हम यूरोप की बात करें तो राजनीतिक संगठन का निर्माण, महिलाओं ने राजनीतिक संगठन का निर्माण किया। ऐसे संगठन जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, ठीक है, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, पेपर पब्लिश करने स्टार्ट किए। इसके अलावा मताधिकार हेतु संघर्ष किया कि हमें भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये प्रतिनिधि जाएगा संसद में तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए महिलाओं ने काफ़ी संघर्ष किया। और इसके अलावा राजनीतिक बैठकों, जो बैठक होती थी जिसमें बोलते थे कि हाँ ये लीडर है, ये फ्रीडम फाइटर है, तो ऐसे जो सभाएं होती थी इसमें भी महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। इसके बाद हम देखते हैं प्रतीकों का अर्थ। प्रतीक क्या है? किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए और उस वक्त लोगों की इमेजिनेशन को, कल्पना शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए कुछ राष्ट्रीय चिन्हों का या प्रतीकों का प्रयोग किया गया था। तो उसमें से यहाँ पे कुछ प्रतीक आपको दिखाए गए हैं और उनका अर्थ बताया गया है। जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ,
बेड़ियां क्या होती हैं, जिनसे आपको बांध दिया जाता है, जंजीरें, तो टूटी हुई बेड़ियां का मतलब आज़ादी मिलना। तो उस वक्त कैसे दिखाते थे टूटी हुई बेड़ियां, मतलब आज़ादी मिलना। आज़ादी किससे, राजतंत्र से, ठीक है, और जो इस तरीके का निरंकुशवाद से, ये सारी चीज़ों से आज़ादी दर्शाता था। बाघ छाप वाला कवच, तो ये बाज छाप वाला कवच क्या दिखाता था, जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति, यानी जर्मन की एक शक्ति को रिप्रेजेंट करता था। और स्त्री क्या रिप्रेजेंट करती थी, तो स्त्री तो आपको पता है हर देश के राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती थी, देश को दिखाती थी। इसके अलावा बलूत पट्टियों का मुकुट, तो यह मुकुट क्या दिखाता था, मुकुट मतलब वीरता, ठीक है, पावर को दिखाता था। तलवार मुकाबले की तैयारी, कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं, हम तैयार हैं। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, तलवार है और तलवार पे एक डाली लिपटी है, तो इसका क्या अर्थ था, शांति की चाह, कि लड़ाई नहीं शांति चाहते हैं, तलवार रखो और शांति से हक की बात करो। काला लाल सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, तो काला लाल और सुनहरा इस तरीके के रंगों का प्रयोग करके झंडा हर देश में सबसे ऊंचा रखा गया था। झंडे को हर लोग चलते थे, जो जितने भी राष्ट्रवादी थे, कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा एक नया तिरंगा होगा जो स्वतंत्रता का, राष्ट्र का प्रतीक होगा, तो झंडा। इसके अलावा उगते हुए सूरज की किरण, तो उगता हुआ सूरज क्या दिखाता है, एक नए युग की शुरुआत। नया युग कैसा, जहाँ पे जनता के लिए, हक के लिए कानून होंगे, नियम होंगे, लोकतंत्र होगा, तो उगता हुआ सूरज से इसे प्रदर्शित किया जाता था। तो ये छोटा सा इंटरेस्टिंग था पार्ट था, ये आपका जो चैप्टर एंड होने की तरफ है, तो उसमें से थोड़ी सी चीज़ें आपको दी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य का योगदान पर चर्चा कीजिए, यानी कि जो दृश्य रूपक थे, दृश्य के लिए दिखाए जाते थे, मतलब जो इमेजिन करके बनाए जाते थे दृश्य रूपक, उनका क्या महत्व था। नंबर 2, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान आपको बताना है। नंबर 3 प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद पर आपको महत्व पर चर्चा डालनी है कि इसका क्या महत्व था। और 4th क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न में बोला है कि राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो दृश्य रूपक क्या है, जो किसी महिला को या किसी जो राष्ट्र है, राष्ट्र को व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करना ही दृश्य रूपकों के रूप में प्रदर्शित करना था, जो कलाकार करते थे। तो उसके महत्व को लिखना है, तो आप लिखेंगे 18वीं तथा 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को व्यक्ति के रूप में चित्रित करना प्रारंभ किया, जिससे राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था, कि जो राष्ट्र है उसको एक शकल देने की, एक स्वरूप देने की कोशिश की गई थी। और राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूप का योगदान महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट करके आप लिखेंगे। नंबर 1, राष्ट्र को नारी के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसके फलस्वरूप लोग राष्ट्र की कल्पना करने में सक्षम हो सके, अर्थात नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। कि जब एक स्वरूप दे दिया, देश का एक स्वरूप दे दिया, तब लोग समझ पाए कि हाँ ये हमारा देश है, और अगर ये हमारा देश है तो हम सब इसी की संतान हैं, ठीक है। जब एक रूप मिल गया तो लोग भी उस कल्पना को करने में सक्षम हो पाए। फ्रांस में इस नारी रूप को एक लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना तथा जर्मनी में जर्मेनिया दिया गया। तो यहाँ पे नाम इसलिए दिया कि जो उनकी भाषा का ही अगर हम नाम देंगे तो लोग और ज़्यादा उसे रिलेट कर पाएंगे और जुड़ पाएंगे, जिसने लोगों के विचार को रेखांकित करने में मदद की। नंबर 3, कई राष्ट्रों में राष्ट्र रूपकों को माता तथा देवी के रूप में दिखाया, जिसने लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम भक्ति की भावना जागृत की। और यहाँ तक कुछ राष्ट्र तो रूपक के रूप में जिस स्त्री को प्रदर्शित करते थे वो माता के रूप में, देवी के रूप में, जिससे लोगों के मन में उनके प्रति प्रेम हो और भक्ति की भावना हो और लोग के मन में राष्ट्रवाद और अधिक उत्पन्न हो। तो ये आपका पहला आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो वही बात कि महिलाओं का क्या योगदान रहा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे क्या भूमिका निभाई? नंबर 1, राजनीतिक संगठन का निर्माण। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए जिसमें महिलाएं भी भाग ले सकें, वरना ऐसा था कि केवल पुरुष भाग ले पाते थे।
उसके बाद नंबर 2, समाचार पत्रों का प्रकाशन, महिलाओं के द्वारा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया गया तथा राजनीतिक बैठकों एवं प्रदर्शनों में भाग भी लिया गया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, कि हमें भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं ने मताधिकार हेतु अत्यंत प्रयास किया, किंतु फ्रैंकफर्ट की संसद में महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक की भांति खड़े होने दिया गया। तो महिलाओं ने बहुत ज़्यादा मताधिकार हेतु प्रयास किया था, लेकिन फिर भी महिलाओं को केवल खड़े होने का हक दिया गया। मतलब जो वो संसद गठित हुई थी फ्रैंकफर्ट में, वहां महिलाओं को कोई वोट देने का हक नहीं मिला था। वहां पे महिला केवल दर्शक के रूप में खड़ी हुई थी इतना संघर्ष करने के बाद। मतलब सोचिए महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिलाओं ने राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भाग लेना प्रारंभ किया खुद से आगे आके। तो ये आपका कंप्लीट सेकेंड आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब जो आपकी फ्रैंकफर्ट संसद थी उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम राष्ट्रवाद के आंदोलन के एक मुख्य पड़ाव के रूप में गिना जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना चल रही थी पूरी, जो राष्ट्र अलग से बनाने की, स्वतंत्रता की, तो यहाँ पे ये एक बड़ा कदम था। जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर एक सकल जर्मन असेंबली के लिए वोट किया था, जिसमें 18 मई, डेट आपको याद रखनी है, 18 मई 1848 को 831 चुने प्रतिनिधियों का जुलूस सेंट पॉल के चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर चल पड़ा था। उस पार्लियामेंट में जर्मन राष्ट्र का एक संविधान बनाया गया। उस संविधान के अनुसार प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलेम को जर्मनी का शासन सौंपने का पेशकश की गई, लेकिन उसने अनुरोध ठुकरा दिया, मतलब मना कर दिया कि हम नहीं बनना चाहते, और उस चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए राजाओं से हाथ मिला लिया। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 3। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट आंसर पे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना सारे आंसर टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के आपको बोथ मीडियम पे सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं, क्लास 9 और 10 के। और हमारे चैनल पे आपको सारे सॉल्यूशन एक दिन पहले ही प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप आराम से एक दिन पहले पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सॉल्यूशन को कर सकते हैं और नेक्स्ट डे ऑन टाइम सबमिट कर सकते हैं। विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। जो प्रतीक चिन्ह है उनका क्या महत्व है? राष्ट्रवाद की भावनाओं को और अधिक मजबूत करने तथा राष्ट्र के महत्व को समझने के लिए यूरोप में विभिन्न प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया, जिनके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो पहले आपने राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में 2 लाइन बता दी, उसके बाद उदाहरण, टूटी हुई बेड़ियां क्या दिखाती हैं? आज़ादी मिलना। और ये आप एक एक करके दिखा दोगे, जो हमने अभी डिस्कस किए थे कि तलवार क्या दिखाता है? मुकाबले की तैयारी। ठीक है, बाज वाला कवच क्या दिखाता है? जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति। काला लाल सुनहरा तिरंगा ये क्या दिखाता है? उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते हुए सूरज यानी नए युग की शुरुआत। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें से ज़रूरी नहीं आप सारे लिखें, लेकिन कुछ 3 या 4 आपको याद होने चाहिए जिसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका 4th आंसर हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 36 सोशल स्टडी की सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर अच्छे से। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।